हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं इवन रिएक्शन के बारे में। इसलिए इवन रिएक्शन मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। ई मीन्स एलिमिनेशन, वन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूलैरिटी, मीन्स इसको मैं बोल सकता हूँ यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन स्टेट बनाया था, तो इवन रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। इसलिए मैं पहले जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ। यहाँ भी जनरल देखना होगा, कार्बन से लेट से कोई लिविंग ग्रुप है, हैलोजन लेट से लिविंग ग्रुप है, कार्बन बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, बी माइनस आएगा और ये बनेगा सी डबल बॉन्ड सी प्लस बी एच प्लस एक्स माइनस। ऐसा ही रिएक्शन E2 भी था और यहाँ पे ये सेम रिएक्शन E1 भी हो सकता है। अब E1 रिएक्शन होने के लिए मैकेनिज्म क्या होता है, चलिए ये देखते हैं। तो बेसिकली E1 रिएक्शन में दो स्टेप में होगा। आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे बेस अटैक करेगा। मीन्स E1 रिएक्शन में क्या होगा, स्टेप 1 में, फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 यहाँ से जो लिविंग ग्रुप है ये ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा। जैसे कि आपने SN1 रिएक्शन देखा होगा, SN1 रिएक्शन में RX है, पहले X माइनस बाहर निकलेगा, R प्लस बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कुछ ऐसा ही सिचुएशन E1 रिएक्शन में भी होता है। यहाँ भी क्या होगा कि X माइनस लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा, फिर जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट कर लेंगे, इसके बाद बेस अटैक करेगा। तो चलिए स्टेप 1 में यहाँ पे क्या होगा, कार्बन हैलोजन और हाइड्रोजन है। स्टेप 1 में यहाँ से लिविंग ग्रुप X माइनस बाहर जाएगा, ये बन जाएगा कार्बन, X माइनस जाएगा तो C पे प्लस आएगा, प्लस X माइनस। यहाँ पे बेसिकली कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, कार्बोकेटायन। और स्टेप 2 में अब क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो कार्बोकेटायन बना है, तो आपको सबसे पहले तो रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है कि अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप रीअरेंजमेंट कर लें। इसके बाद क्या करेंगे, फाइनली अब यहाँ से प्लस है, हाइड्रोजन है। आपको पता है कि कार्बोकेटायन का ये जो हाइड्रोजन है CH बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये B माइनस इस H प्लस पर अटैक करेगा, B माइनस H प्लस के साथ मिलकर BH बनाएगा, यहाँ पे माइनस डेवलप होगा, ये माइनस इस प्लस के साथ डबल बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। मीन्स यहाँ पे C डबल बॉन्ड C बन जाएगा प्लस BH बन जाएगा। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ X माइनस को बाहर निकालना है, तो ये स्टेप रिलेटिवली स्लो होता है, इसीलिए ये स्टेप RDS होगा। ऑलराइट, तो बोल सकते हो कि ये जो इवन रिएक्शन है ये बेसिकली 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन बनते ही आपके माइंड में एक चीज आना चाहिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट करें, रीअरेंजमेंट करने के बाद अब बेस को अटैक करें अल्फा हाइड्रोजन पे, कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, अल्कीन बनेगा। आई होप क्लियर है यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं काइनेटिक्स के बारे में बात करूं, इस रिएक्शन का काइनेटिक्स इन E1, तो बोल सकते हो यार कि ये जो RDS है, तो रेट इक्वल्स टू K टाइम्स सबस्ट्रेट पावर 1, सबस्ट्रेट है यहाँ पे, बेस तो RDS स्टेप पे है ही नहीं, तो यहाँ पे बेस टू द पावर 0 रहेगा। क्लियर है। तो इस रिएक्शन में अब बोलेंगे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट विल बी 1 एंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बेस विल बी 0। ओवरऑल ऑर्डर ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस रिएक्शन की अगर आप मॉलिक्यूलैरिटी देखेंगे तो RDS स्टेप का मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन 1, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे E1। आपको पता है ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूलैरिटी। आई होप इतना क्लियर होगा। फिर आप रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट है और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है, सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन एंड रेट में ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा।
जैसा कि SN1 रिएक्शन में होता था, लेकिन रेट एंड बेस के कॉन्सेंट्रेशन में आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल विथ बेस एक्सिस। मीन्स आपको पता है कि रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस, इसीलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? तो आप जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे आते हैं। चलिए इतना हो गया, तो आप एक नोट में लिख सकते हैं पॉइंट कि यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है, और अगर कार्बोकेटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट हो सकता है। आप लिख लीजिए इसमें कि नोट में था तो ऐड कर लो पॉइंट, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, देयरफॉर इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, देयरफॉर rearrangement of carbocation is possible. Intermediate is carbocation, therefore rearrangement of carbocation is possible. हो गया? अब देखो यार यहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि रेट ऑफ E1 रिएक्शन विल बी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्लियर है? तो अगर आपको मैं बोलूं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रेट ऑफ E1 रिएक्शन किसमें होगा, तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ E1 3 डिग्री RX है, 2 डिग्री RX है, 1 डिग्री RX है और CH3X है। बताएंगे सबसे ज्यादा रेट किसमें होगा, तो 3 डिग्री RX में होगा, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में, फिर मिथाइल हैलाइड में होगा। तो ये रेट ऑफ E1 रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अगर मैं यहीं पे बात करूं, अगर मैं E2 रिएक्शन के बारे में बात करता, तो ये भी कंपेयर कर लेते हैं। तो या फिर चलो अपन ये बोल सकते हैं E2 रिएक्शन में अगर आप मैकेनिज्म देखोगे, चलो मैं आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म बताता हूँ। E2 रिएक्शन में कार्बन कार्बन हेलोजन हाइड्रोजन B माइनस है, E2 में B माइनस अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, फिर बाहर जाएगा, मीन सिंगल स्टेप रिएक्शन है। लेकिन E1 में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, B माइनस है, ये E2 का मैकेनिज्म है। अब E1 का मैकेनिज्म बता रहा हूँ। E1 में क्या है, अल्काइल हैलाइड है, लेकिन B माइनस अटैक नहीं करेगा, ये B माइनस एज इट इज पड़ा रहेगा। E1 रिएक्शन में क्या होगा, सबसे पहले ये X माइनस ब्रेक हो जाए, C सिंगल बॉन्ड C प्लस H, राइट। जैसे ही C प्लस H बन गया, अब B माइनस अटैक करेगा। मीन्स E1 रिएक्शन में बेस वेट करेगा। कब तक वेट करेगा यार, बेस वेट करेगा कि X माइनस पहले बाहर निकल जाए, कार्बोकेटायन बन जाए, रीअरेंजमेंट हो जाए, तब मैं जाके अटैक करूंगा। आप बताइए, E2 रिएक्शन में B माइनस अल्काइल हैलाइड को देखा और अटैक किया, तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये E2 रिएक्शन प्रीफर करेगा या E1 रिएक्शन प्रीफर करेगा? बहुत ही सिंपल लॉजिक है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फटाक से अटैक करेगा, मींस E2 रिएक्शन प्रीफर करेगा। लेकिन यार अगर वीक बेस है तो वेट कर सकता है, मतलब पहले कार्बोकेटायन बन जाए तब अटैक करेगा। इट मीन्स अगर वीक बेस है तो E1 रिएक्शन प्रीफर करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 रिएक्शन प्रीफर करेगा। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वीक बेस प्रीफर्स E1 रिएक्शन, और चलो ये भी लिख देता हूं, स्ट्रॉन्ग बेस प्रीफर्स E2 रिएक्शन। आई होप इतना क्लियर होगा। और E2 रिएक्शन में अगर मैंने देखा अभी, वहां पे अल्कीन बन रहा है, मीन्स आप ये भी बोल सकते हो यार, अगर मैं E2 की भी बात कर लूं अभी, तो ये बोल सकते हो कि रेट ऑफ E2 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन।
क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ E2, मेरे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और मिथाइल हैलाइड, किसमें E2 रिएक्शन ज्यादा होगा? नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। अगर मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, चलो एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3 2 डिग्री है, सॉरी 3 डिग्री है, 2 डिग्री बेसिकली ये हो जाएगा यार, CH3X, ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री CH3CH2X, राइट? मिथाइल हैलाइड की बातें भी नहीं कर रहे हैं। इन्हीं में अगर देखोगे आपको E2 रिएक्शन करना है, तो E2 रिएक्शन में क्या होता है, हैलोजन, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन और हैलोजन आप बाहर निकालें, तो यहां से जो अल्कीन बनेगा ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये अल्कीन बनेगा। यहां से जो अल्कीन बनेगा H और X बाहर जाएगा तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां से जो अल्कीन बनेगा X और H बाहर जाएगा तो ये बनने वाला है अल्कीन, इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन कौन सा है? इस अल्कीन के पास 3+3 6 अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्कीन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, मीन्स इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, मीन्स मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल अल्कीन है मतलब रेट ऑफ E2 सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स 3 डिग्री में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री। CH3X में तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं। मीन्स मजेदार बात यहाँ पे ये है कि E1 रिएक्शन में भी 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, इसमें तो खैर एलिमिनेशन होता ही नहीं है क्योंकि बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। E2 में भी सेम ऑर्डर होता है। क्लियर है? डिफरेंशिएट कैसे करोगे, E2 कहाँ पे होगा, E1 कहाँ पे होगा? तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर E2, वीक बेस है तो फिर E1। आई होप क्लियर है, नोट कर लें आप। तो एक मैं E2 रिएक्शन का या E1 रिएक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अपने जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था, एग्जांपल ऑफ E1 रिएक्शन इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। कहाँ पे पढ़ाया है ये यार? ये पढ़ाया है मैंने कार्बोकेटाइन में, जब रीअरेंजमेंट बताया होगा, रीअरेंजमेंट के बाद डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था। वो सारे एग्जांपल E1 रिएक्शन के थे, इसलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट CH3 CH2 CH2OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो, क्या बनेगा? सबसे पहले OH माइनस और H प्लस मिलके H2 बाहर निकालोगे तो क्या बनेगा? ये बन गया CH3 CH2 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 प्लस, कार्बोकेटाइन बन गया। रीअरेंजमेंट करेंगे, चलिए रीअरेंजमेंट करते हैं। तो CH3 CH2 CH प्लस CH, ये बन गया। इसके बाद अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, अब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके अल्कीन बना लो। होता है क्या कि H प्लस क्या, फिर HSO4 माइनस था, ये HSO4 माइनस एक्चुअली एज अ बेस वर्क करता है। ये HSO4 माइनस इस अल्फा हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, इस H प्लस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा। मीन्स ये बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस, यहां से अगर बनाया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मोर स्टेबल है तो ये वाला मेजर बनेगा, राइट? चलिए ये तो आपको पूरा एग्जांपल किया है हमने, आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एक बार देख लेना। एक सिंपल सा एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल,
OH पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिया होता डाइल्यूट H2SO4, अब आप क्या करते? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो आपने रिएक्शन किया, लेकिन अगर कहीं पे डाइल्यूट H2SO4 लिखा हो फिर क्या करना है? H2SO4 H प्लस देगा, H प्लस और OH माइनस मिलके H2O बनाएगा, मीन्स यहाँ से प्लस बनाओ तो ये बनेगा CH3 CH2 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 प्लस, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट कर दें, रीअरेंजमेंट किया तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH प्लस CH3, राइट। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, डाइल्यूट H2SO4 का मतलब है H2SO4 है, बहुत ज्यादा वाटर है, राइट। तो आप ऐसे मानो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डाइल्यूट H2SO4 में वाटर होता है, अब इस पे वाटर अटैक करेगा। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये वाटर बहुत एक्सेस अमाउंट में है, H2 अगर अटैक करेगा आप सबको पता है क्या बनेगा? H2 अटैक करेगा, H2 को आप मान सकते हो OH माइनस, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, मीन्स ये बन जाएगा CH3 CH2 CHOH CH3, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। मतलब एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि अगर अल्कोहल पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे तब तो एलिमिनेशन होगा, अल्कीन बनेगा, लेकिन अगर अल्कोहल पे डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो जस्ट कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली अल्कोहल ही बनेगा। तो अगर अल्कोहल पे डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो रीअरेंज होके फाइनली अल्कोहल में ही रह जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लें आप। तो चलिए अपन अब ट्राई करते हैं कंक्लूड करने का। तो सबसे पहले मैं एलिमिनेशन कंक्लूड करूंगा कि E1 और E2 कब होगा ये सोचते हैं। चलिए मैं एलिमिनेशन रिएक्शन कंक्लूड कर रहा हूं, एलिमिनेशन, ठीक। तो सबसे पहली बात कि एलिमिनेशन में एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। आपको एलिमिनेशन करना है तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई। तो अगर आपको कहीं हाई टेम्परेचर लिखा है, हाई टेम्परेचर, राइट, तो इसका मतलब है कि एलिमिनेशन रिएक्शन प्रीफर होगा, मतलब बाकी सब्स्टिट्यूशन ये सब नहीं, आप एलिमिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। हाई टेम्परेचर है तो एक की पॉइंट मिलेगा। सेकेंड थिंग, एलिमिनेशन होने के लिए ध्यान रखना बीटा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर किसी भी अल्काइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन है तभी मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में सोचूंगा। जैसे मान लो कि आपके पास है CH3X, हैलोजन से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो मिथाइल हैलाइड में बीटा हाइड्रोजन है ही नहीं। अगर बीटा हाइड्रोजन नहीं है फिर आप एलिमिनेशन के बारे में सोचोगे ही नहीं, राइट। तो ये E1 और E2 एलिमिनेशन नहीं देगा, क्लियर है। तो बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, अगर E1 की बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा रेट है, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और मिथाइल हैलाइड में तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट अगर E2 की बात करें तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे कम, राइट। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि ये जो E1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। मीन्स अगर मैं लिख दूं E1 रिएक्शन, ये कैसे डिसाइड किया? तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन से। E2 रिएक्शन कैसे चेक किया? ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन से मैंने चेक किया, राइट। और एक चीज आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या बोला मैंने? मिथाइल पे भी CH3+ तो एक्सट्रीमली अनस्टेबल होता है, ये तो हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक। अपन इसके बारे में डिस्कस कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि CH3X में तो एलिमिनेशन होगा ही नहीं।
1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी, 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी हाईली अनस्टेबल होते हैं, इनके भी फॉर्मेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहां से कंक्लूड कर सकते हो आप कि सिंस 1 डिग्री कार्बोकेटायन ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो E1 रिएक्शन आप सोचोगे ही नहीं, आप कौन सा रिएक्शन सोचोगे? E2 रिएक्शन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में मेनली कौन सा रिएक्शन होगा? E2 होगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दोनों का कार्बोकेटायन भी स्टेबल है और अल्कीन भी स्टेबल है, तो 3 डिग्री एंड 2 डिग्री में E1 भी हो सकता है एंड E2 भी हो सकता है। तो अब डिसाइड कैसे करेंगे कि E1 होगा या E2 होगा? तो अब डिसाइड करेंगे, 3 डिग्री है, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस पे देखेंगे बेस कौन अटैक कर रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या प्रीफर करेंगे? E2। की पॉइंट क्या मिल गया? स्ट्रॉन्ग बेस और 3 डिग्री, कौन सा रिएक्शन? 3 डिग्री दोनों दे सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2 देगा, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस अगर 3 डिग्री के साथ है तो E2 रिएक्शन होगा। अगर वीक बेस है और तो वीक बेस E1 देगा। तो मान लीजिए आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है और वीक बेस के साथ रिएक्शन है, तो फिर क्या करेंगे? आप E1 रिएक्शन के बारे में सोचेंगे, राइट। फिर नेक्स्ट अगर बात करें, अगर अपन अलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में बात करें, तो ये भी यार इनका कार्बोकेटायन और ये डबल बॉन्ड दोनों ही स्टेबल होंगे, तो ये भी E1 एंड E2 दोनों ही दे सकते हैं। कहां से डिसाइड करेंगे? तो बेस से डिसाइड करेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है अलाइलिक, राइट, अलाइलिक आपको समझ में आ रहा होगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C के साथ एक, राइट, तो ये अलाइलिक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे कार्बोकेटायन भी स्टेबल है और इसका अल्कीन भी स्टेबल है। अल्कीन क्यों स्टेबल है? बिकॉज रेजोनेंस में आ रहा है, कार्बोकेटायन भी रेजोनेंस में आ रहा है, दोनों ही स्टेबल है। तो फिर कहां से डिसाइड करेंगे? E1 होगा या E2 होगा? तो बेस देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस है तो E2, वीक बेस है तो E1। आई होप इतना क्लियर है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको और क्लियर होगा। First is carbon, 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 ब्रोमीन और CH3O माइनस हीट किया। सेकेंड फ्लोरीन, यहाँ पे लेते CH3O माइनस हीट किया। थर्ड कार्बन, कार्बन, क्लोरीन, कार्बन, कार्बन, CH3OH के साथ हीट एंड CH3O माइनस के साथ हीट। C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C Cl, ATO माइनस के साथ हीट और ATOH के साथ हीट। इसलिए मैं आपको बता दूं कि RO माइनस, ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, RO माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होता है और ये न्यूट्रल है। ROH नेगेटिव एंड न्यूट्रल में नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ROH वीक बेस है। आपको हिंट ये है, RO माइनस इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड ROH इज वीक बेस। अब आप ये प्रॉब्लम ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट देखते हैं एग्जांपल। 2 डिग्री है,
स्ट्रॉन्ग बेस है, 2 डिग्री दोनों ही दे सकता था, E1 भी और E2 भी। हीट लिखा है तो मतलब अब मुझे हिंट मिलेगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। 2 डिग्री है तो E1 और E2 दोनों ही, सिंस ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए मैं प्रीफर करूंगा E2, राइट। E2 है तो ब्रोमीन, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन, दोनों ही एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो ये मिलेगा प्लस ये मिलेगा, लेकिन मेजर कौन सा होगा? मोर स्टेबल एल्कीन मेजर होगा। यहाँ भी एरो माइनस है, स्ट्रॉन्ग बेस है 2 डिग्री, तो ये भी E2 होगा। लेकिन आपको ये एग्जांपल याद आ रहा है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये वीक बेस है, सॉरी बैड लिविंग ग्रुप है। इस केस में ये रिएक्शन में क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट देखने के लिए अपने को कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बीटा हाइड्रोजन देखना पड़ेगा। यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसको मैं बीटा 1 और इसको बीटा 2। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ, एस मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो बीटा 2 हाइड्रोजन की ज्यादा होगी बीटा 1 से, माइनस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा HF रिमूव करने से ये मेजर होगा, मतलब यहाँ पे मेजर ये होगा, माइनर ये होगा, ये वाला मेजर हो जाएगा। दोनों ही E2 है, लेकिन ये बैड लिविंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पे हॉफमैन मेजर हो जाएगा। 3 डिग्री है, वीक बेस, तो ये E1 रिएक्शन होगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म करें, C सिंगल बॉन्ड C प्लस सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता है, मोर स्टेबल है, तो यहीं से अल्कीन बना दे, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। आरो माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सा रिएक्शन? E2 रिएक्शन, ClH हटाओ, C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। इन सब E1 और E2 डिसाइड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अलाइलिक है, स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा रिएक्शन? E2, Cl और ये बीटा हाइड्रोजन हटाओ, मीन C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, ये मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखिए ETOH, E1 कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट हो नहीं सकता, ऑलरेडी स्टेबल है, बीटा हाइड्रोजन हटाओ, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। मीन्स आप क्लियरली E1 और E2 रिएक्शन में डिफरेंशिएट कर सकते हो, बता सकते हो आप कब E1 रिएक्शन होगा, कब E2 रिएक्शन होगा। क्लियर है?